तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का जो इंग्लिश का चैप्टर है आई वंडर, उसका हम लोग पिछले वीडियो क्लास में कविता को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों का था कि इंग्लिश पढ़ाइए मैम क्लास 8 का, तो मैंने आज शुरू किया इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर B.1.1 आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। पहला है आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक रूप से, लेकिन हम इसको लिखेंगे। What things in the first stanza tell you that the poet is curious? Why do you think the speaker calls the cloud puppy? तो ये 4 क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इस चारों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है What things in the first stanza tell you that the poet is curious? मतलब What things को कौन सी चीजें हैं फर्स्ट स्टैंजा, जो पहला जो पैराग्राफ है कविता का, पोयम का, टेल बताता है यू तुम्हें, दैट की पोएट जो पोएट है जिसने कविता लिखी है, ठीक है, इज क्यूरियस वो उत्सुक किस बात के लिए है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? इन फर्स्ट स्टैंजा द थिंग्स दैट पोएट इज क्यूरियस अबाउट इज ग्रीन कलर ऑफ द ग्रास। हाँ, घास का रंग हरा क्यों है? विंड नेवर सीन कभी भी हवा नहीं दिखती है। नेस्ट मेड बाय बर्ड्स जो घोंसला जो चिड़ियों ने बनाया है। एंड और ट्री स्टैंडिंग ऑलवेज एट सेम प्लेस, और पेड़ जो है अपनी ही जगह पर हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर पोएट जो है वो बहुत उत्सुक है, क्यूरियस है। सेकंड क्वेश्चन है Why do you think the speaker calls the cloud fluffy? ठीक है, fluffy मतलब why do you think, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। द स्पीकर कॉल जो स्पीकर है वह कह रहा है बादलों को फ्लफी। फ्लफी का अर्थ होता है हल्का फुल्का, वेरी लाइट एंड सॉफ्ट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम? द स्पीकर, स्पीकर का अर्थ क्या है यहाँ पर? देखिए जो पोयम लिखता है उसे पोएट कहते हैं, लेकिन इस पोयम में, इस कविता में वो बच्चा जो है वह स्पीकर है, वह बात कर रहा है, वह बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, तो वह स्पीकर है। तो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, कॉल्स मतलब बताता है या बोलता है। स्पीकर जो है वह बादलों को फ्लफी यानी हल्का फुल्का क्यों बोलता है, फ्लफी क्यों बोलता है? क्यों? बिकॉज क्योंकि ऑफ इट शेप एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका जो आकार है, उसका जो साइज है, इसकी वजह से बोलता है। एज इट लुक्स लाइक वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, क्योंकि वह बहुत ही देखने में हल्का और बहुत ही मुलायम लगता है। और जो चीज बहुत हल्की और मुलायम होती है वो कैसी होती है? फ्लफी होती है। कैसी होती है बच्चों? फ्लफी। देखिए यहाँ फ्लफी का अर्थ है हल्का फुल्का। तो सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? फ्लफी क्यों होता है? बिकॉज इट लुक्स वेरी सॉफ्ट एंड लाइट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? डज द विंड हैव एनी कलर? क्या जो हवा चलती है उसका कोई रंग है? आंसर क्या लिखेंगे? नो, नहीं। विंड हैज नो कलर, हवा जो चलती है उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बच्चों, डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट? डू यू ऑफन आस्क, ऑफन मतलब अक्सर, ऑफन का अर्थ अक्सर। डू यू ऑफन आस्क मतलब पूछना या कहना। क्या तुम अक्सर योर फादर अपने पिता से अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, उन चीजों के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, थिंग्स मतलब चीज, उन चीजों के बारे में वंडर एट पूछते हो? आश्चर्य, जो जिन चीजों के बारे में तुम आश्चर्य करते हो उसके बारे में क्या तुम अपने पिता से पूछते हो? डज ही आंसर योर क्वेश्चंस, क्या वह तुम्हें उत्तर बताते हैं तुम्हारे प्रश्नों का? इफ ही डज नॉट, अगर वो नहीं बताते हैं, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? सेटिस्फाई मतलब अपने आप को संतोष करने के लिए, मतलब अपने आप को पूर्ण करने के लिए। योर क्यूरियोसिटी मतलब अपनी जो उत्सुकता है उसको पूरा करने के लिए तुम क्या करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर नंबर 4। I always ask my father about the things that I wonder at. ठीक है, मैं हमेशा अपने पिता से पूछता हूँ about the things, चीजों के बारे में,
दैट आई वंडर, जिस पर मुझे आश्चर्य होता है। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, यस, हाँ, माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चंस, मेरे पिता मेरे सवालों का जवाब देते हैं। इफ ही डज नॉट आंसर, यहां देखिए आंसर छूट गया था एक वर्ड तो मैंने यहां लिख दिया। इफ ही डज नॉट आंसर, अगर वह आंसर नहीं बताते हैं, आई सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई करता हूं माई क्यूरियोसिटी बाय आस्किंग क्वेश्चन टू माई टीचर्स एंड माई एल्डर्स, मैं अपने जो उत्सुकता है उसको पूरा करने के लिए मैं क्वेश्चन जो है प्रश्न अपने टीचर से पूछता हूं और अपने बड़ों से, एल्डर्स मतलब अपने बड़ों से पूछता हूं, घर में जो भी बड़े होते मैं उनसे पूछता हूं। तो बच्चों सेटिस्फाई का अर्थ क्या होता है, सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट। तो क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता, तो मैं अपनी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए प्रश्न जो है मैं अपने टीचर से पूछता हूं और अपने बड़ों से पूछता हूं, जैसे घर में दादा दादी चाचा चाची या हमसे जो बड़े भाई बहन मैं उनसे पूछता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है B.1.2 based on your reading of the poem see whether the following statements are true or false। based मतलब आधारित, based मतलब आधारित, on your reading आधारित, जो तुमने पोयम, रीडिंग ऑफ द पोयम, जो तुमने पोयम पढ़ा है उस पर आधारित से कहो या बताओ वेदर की द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो यहाँ पर फॉलोइंग यानी निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिया गया, वाक्य दिया गया, वह सही है या गलत है। तो पहला, द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, क्या जो मून का यानी चंद्रमा का शेप है, आकार, वो हमेशा एक जैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है? नहीं, इस पोयम में तो कह रहा है कि वो चांद का टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है, जब चांद का आकार कम होता है ज्यादा होता है। ये क्या होगा, फॉल्स, ये गलत है, फिक्स्ड नहीं होता है। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाते हैं, ट्रू, यस, ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, सही है, ट्रू। सी, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा रंग बिरंगा, कलरफुल मतलब रंग बिरंगा नहीं होता है, नहीं, जब भी रेनबो निकलता है, जब भी इंद्रधनुष निकलता है बच्चों, तो वो हमेशा क्या होता है, रंग बिरंगा होता है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। और हमने देखिए यहाँ पोयम में लिखा हुआ है, देखिए, हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, मतलब पेंट मतलब रेनबो में, इंद्रधनुष में रंग कौन भरता है, तो मतलब रेनबो जो है हमेशा कैसा होता है बच्चों, वो कलरफुल होता है, तो ये फॉल्स होगा। डी है, द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, क्या तारे जो हैं वो लाइट नहीं देते हैं, तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, फॉल्स, तारे जो है लाइट देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है, पोयम में भी लिखा है और हमें पता भी है, यहाँ देखिए, हु लाइट्स द स्टार्स, मतलब तारों में लाइट कौन देता है, तारों को लाइट कौन देता है, तो तारे में से लाइट, तारों का अपना लाइट होता है। तो द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, तारे लाइट नहीं देते हैं, तो ये गलत है, तारे लाइट देते हैं, तो ये हो गया बच्चों हमारा फॉल्स। चलिए, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, थिंक ऑफ थिंग्स, सोचो चीजों के बारे में, एंड आइडियाज, और आइडिया के बारे में, दैट यू एसोसिएट विद रेन, जो रेन यानी बारिश से एसोसिएट मतलब जुड़े हुए हैं। देन फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करो, भरो जो खाली है, ब्लैंक खाली जगह है, बबल्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ये जो गोला गोला बना उसको क्या कह रहा है, बबल है, और इन बबल में आपको लिखना है, ठीक है, जो पानी से एसोसिएटेड है, पानी से जुड़े हुए, जैसे रेन का क्लाउड यहाँ दिया हुआ है, यानी बारिश से बादल बनता है क्लाउड, ठीक है, तो एक दिया हुआ है। तो रेन से क्या आता है बच्चों, हमें पानी मिलता है, तो हम वाटर लिख सकते हैं। रेन से पॉन्ड मतलब तालाब बनते हैं, तालाब में जो है वो बारिश का पानी आता है। सी समुद्र, बारिश से समुद्र में पानी जाता है। लेक, लेक का अर्थ है झील, तो झील भी बारिश से जुड़ा हुआ है, समुद्र भी बारिश से जुड़ा हुआ है, तालाब भी बारिश से जुड़ा हुआ है, पानी भी बारिश से जुड़ी हुई है, और बादल भी बारिश से जुड़ा हुआ। तो हमने ये सारे बबल्स में जो खाली उसमें हमने ये सारे शब्द लिख दिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों।
आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो यहाँ 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन मैंने कॉपी में लिखा है उसका आंसर के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन चारों क्वेश्चन को, क्या क्या 4 क्वेश्चन है बच्चों ये। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है B.2.2 का, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। कह रहा है बनाओ, मेक मतलब बनाओ, अ लिस्ट एक सूची बनाओ, थिंग्स चीजों की, दैट द पोएट जो पोएट यानी कि जो कविता का जो कवि है, जो लिखा है जिन्होंने, पोएट ने, इज क्यूरियस वह उत्सुक है, टू नो अबाउट वह जिसके, नो मतलब जानना, अबाउट मतलब बारे में। तो कह रहा है सूची बनाओ उस चीजों के बारे में जो पोएट जो है वह जानना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, पोएट जो है वह उत्सुक है, टू नो जानने के लिए, क्या, पहला, वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी क्यों है, वाई द विंड इज नेवर सीन, हवा क्यों नहीं दिखती है, नेस्ट्स मेड बाय बर्ड्स, घोंसला जो चिड़ियों ने बनाया है, कैसे, ट्रीज ऑलवेज स्टैंडिंग एट सेम प्लेस, पेड़ हमेशा एक जगह पर खड़े रहते हैं, मिसिंग बिट ऑफ मून, चांद का जो टुकड़ा यानी चांद जो कटा हुआ है, चांद का जो आकार गोल से छोटा हो गया है, कट गया है, वह टुकड़ा कहाँ है, लाइट्स ऑफ स्टार, सितारों यानी तारों की चमक के बारे में जानना चाहता है, लाइटनिंग फ्लैश अबाउट जो बिजली चमकती है वो कैसे चमकती है, रेनबो इन द स्काई, इंद्रधनुष जो बादल आसमान में है उनमें रंग कौन भरता है उनके बारे में, इंद्रधनुष के बारे में जानना चाहता है, और फ्लफी क्लाउड्स जो हल्की फुल्के बादल हैं जो हमेशा टंगे रहते उनके बारे में जानना चाहता है। तो हमने यहाँ थिंग्स लिखा है जिसके बारे में पोएट जानना चाहता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जरूर कॉपी में लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, who do you think is the I in the poem? A child or an adult? Give reason for your answer. Who do you think? कह रहा तुम किसे सोचते हो? Is the I मतलब जो I है पोयम में, कविता में जो I है वह एक बच्चा है कि एक एडल्ट मतलब बड़ा है। गिव रीजन बताओ, कारण, रीजन मतलब कारण, कारण बताओ या कारण दो, फॉर योर आंसर तुम अपने आंसर के लिए, अपने उत्तर के लिए कारण दो। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है बच्चों आई वंडर। तो कह रहा है ये जो आई शब्द है इस कविता में वह कौन है, बच्चा है कि क्या है, बच्चा है कि एडल्ट है कि बड़ा है। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यह जो है बच्चे का चित्र तो बना हुआ है, लेकिन इस कविता के आधार पर हम बताएंगे कि यह जो आई है, यह जो मैं शब्द है वह एक बच्चे के लिए है कि एक बड़े के लिए। तो हमें आंसर देना है। तो हमने देखा है कि यह जो आई है वो एक बच्चे के लिए, तो हम आंसर लिखेंगे आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इन द पोयम कविता में, आई मैं, इज द चाइल्ड वह जो है एक बच्चा है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज का क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, चिल्ड्रन आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बच्चे जो है लॉट्स मतलब बहुत ज्यादा, आस्क पूछते हैं, बच्चे जो है बहुत ज्यादा प्रश्न, क्वेश्चंस पूछते हैं। बिकॉज क्योंकि, क्यों पूछते हैं, दिस इज देयर नेचर यह उनका स्वभाव होता है, एंड क्यूरोसिटी और जो है उनके अंदर क्यूरोसिटी होता है, ठीक है, उत्सुकता होती है। तो यह इस कविता में यह जो आई मैं शब्द है वह बच्चा है, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि वह उनका नेचर होता है, उनका स्वभाव होता है, और क्यूरोसिटी और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। तो यह हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर? क्या, ओपिनियन का अर्थ होता है हिंदी राय, आप क्या राय बताएंगे, फॉर्म मतलब बनता है, अबाउट द स्पीकर स्पीकर के बारे में आप किस तरह की राय बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम स्पीकर के बारे में जानते हैं क्या होता है। पोएट का अर्थ होता है कवि, पोएट का अर्थ क्या होता है बच्चों, कवि होता है, ठीक है, पोएट का अर्थ होता है कवि। और यहाँ पर देखिए यह जो कविता है, इस कविता में
ये कविता जिसने लिखी है वो पोएट है, और यह जो बच्चा है जो कविता में बोल रहा है यह स्पीकर है। ठीक है, तो आप अंतर समझे पोएट और स्पीकर में अंतर, कि जो स्पीकर है वह ये बच्चा है और जो पोएट है वह कवि है। तो चलिए अब हम लोग ये प्रश्न को देखते हैं। तो हमें बताना कि स्पीकर के बारे में आप अपनी राय क्या बनाते हैं। तो चलिए आंसर, इन माई ओपिनियन द स्पीकर इज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय नेचर एंड हिज सराउंडिंग। मेरे राय में जो स्पीकर है यानी जो वक्ता है यानी जो बोल रहा है वो बहुत ज्यादा, वेरी मच बहुत ज्यादा, अट्रैक्टेड आकर्षित है, बाय नेचर अपने प्रकृति से, एंड और हिज सराउंडिंग और अपने सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब जिस जहां वो रहता है उसके चारों अगल बगल चारों तरफ वो जो भी चीज है उससे वो बहुत ज्यादा आकर्षित है। हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेश्चन, उसका दिमाग प्रश्नों से भरा हुआ है। ही हैज क्यूरोसिटी, उसको उत्सुकता है, टू नो द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, वो अपने प्रश्नों को जानने के लिए उसको उत्सुकता है। विच अराइज इन हिज माइंड, जो उसके दिमाग में उठते हैं। अराइज मतलब जो उसके दिमाग में उठते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड, मतलब जो प्रश्न इन द एंड, अंत में, यानी किसके अंत में बच्चों, इस कविता के अंत में जो प्रश्न है सजेस्ट, क्या सुझाव देंगे, या सजेस्ट मतलब सुझाता है, अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड, जो स्पीकर का एटीट्यूड है। एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है बच्चों, अभिवृत्ति, मतलब उसकी सोच। अभिवृत्ति का अर्थ होता है उसकी जो सोच है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंत में, पोयम के अंत में जो प्रश्न है उससे आपको क्या पता चलता है, क्या बताएंगे कि जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है इसमें, बच्चा है, जो स्पीकर का जो एटीट्यूड है, उसकी जो सोच है टुवर्ड्स मतलब अपने पिता की तरफ, हिज डैड, टुवर्ड्स हिज डैड मतलब अपने पिता की तरफ, उस बच्चे की सोच कैसी है, क्या है। ठीक है, और प्रश्न क्या है इस पोयम के एंड में हम लोग देखेंगे। ये देखिए इस पोयम के एंड में जो प्रश्न है वो क्या है, वाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्न है, ये कविता के एंड में यही प्रश्न है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि उस बच्चे की जो सोच है अपने पिता के बारे में। तो हम आंसर लिखेंगे, द क्वेश्चंस इन द एंड सजेस्ट, जो क्वेश्चन अंत में पूछा है वह सजेस्ट करता है, बताता है, अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड, स्पीकर यानी वक्ता की सोच के बारे में, टुवर्ड हिज डैड अपने पिता के बारे में। तो जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना बच्चों, तो देखिए यहां से आंसर शुरू किया है मैंने। द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड, यहां तक मैंने आंसर में लिखा है। तो हमेशा जब प्रश्नों को लिखते हैं तो इस तरह से हम आंसर को लिखते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स हिज डैड यहां तक मैंने लिखा। दैट ही इज नॉट श्योर, कि वह श्योर नहीं है, मतलब उसे आश्वस्त नहीं है, श्योर नहीं है। दैट हिज डैड नोज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन, क्योंकि उसे पूरा पक्का नहीं पता है, पक्का ये नहीं जानता है। श्योर मतलब कहते ना कि क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है, जानते हो। तो कहता हम इस बात के लिए श्योर नहीं है कि मेरे पिता नोज द आंसर, मेरे पिता जो है मेरे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। एंड इवन इफ ही न्यू, यहाँ पे न्यू होगा। ठीक है, एंड इवन और फिर भी, इफ ही न्यू अगर वो जानते हैं, इट अगर वो प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, इट वॉज डाउटफुल मुझे इस बात का शक है, दैट ही वुड आंसर टू ऑल ऑफ हिज क्वेश्चन, इट वॉज डाउटफुल दैट ही वुड आंसर टू ऑल ऑफ हिज क्वेश्चन, कि मुझे इस बात का शक है कि पता नहीं वह मेरे प्रश्नों के पूरे उत्तर देंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका सोच है, किसका, बच्चे का सोच है अपने पिता के तरफ। तो चलिए अब हम लोग C.1 फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। What does the phrasal verb blow out mean in the poem? Look up a dictionary and list its meaning. Note down other meanings of the phrasal verb and use it in your own sentences conveying other meanings. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ब्लो आउट का अर्थ जो है वह कविता में क्या है इसका मीनिंग बताना है। और यहाँ क्या कह रहा है, लिस्ट इट्स मीनिंग, मतलब ब्लो आउट का
कई अर्थ निकलता है, सिर्फ एक ही अर्थ नहीं निकलता है। कुछ जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज मतलब क्या होता है बच्चों, सेंटेंस नहीं होता है, वो एक या दो शब्द का बना हुआ होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, ब्लो आउट, दो वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग निकलता है। ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन दो वर्ड है और इन वर्ड्स का मीनिंग निकलता है, जिसे हम फ्रेजल कहते हैं। ठीक है, फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लो आउट दिया हुआ है, ये एक तरह का फ्रेज है। ठीक है, ब्लो आउट मतलब बुझाना, बुझ जाना। तो उसका कह रहा है आप मीनिंग बताइए और उसको अपने सेंटेंस में लिखिए। तो ब्लो आउट का मीनिंग क्या हुआ, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। सेंटेंस क्या लिखेंगे, द कार क्रैश्ड आफ्टर वन ऑफ इट्स टायर हैड अ ब्लो आउट। कार जो है वो क्रैश हो गया जब उसका एक टायर जो है वो बुझ गया, मतलब ब्लो आउट हो गया, मतलब वो क्या हो गया, फट गया। ठीक है, ब्लो आउट मतलब। चलिए तो आगे देखिए इसमें क्या दिया है, फिर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, C.1.2 Look up a dictionary and list other phrasal verbs that begin with blow and use them in your own sentences. तो कह रहा है look up a dictionary, आप डिक्शनरी को देखिए, एक नजर डालिए। लुक मतलब नजर डालना, तो आप अपनी डिक्शनरी पे एक नजर डालिए, देखिए, एंड लिस्ट और लिस्ट करिए, सूची बनाइए अदर फ्रेजल वर्ब, दूसरे फ्रेजल वर्ब की, दैट बिगिन, जो बिगिन मतलब जो शुरू होते हैं विद ब्लो, ब्लो वर्ड से जो शुरू होते, ऐसी फ्रेज आपको डिक्शनरी में से देखना है। एंड यूज, और उसका प्रयोग करिए, देम इन योर ओन सेंटेंस, अपने वाक्य में उसका प्रयोग करिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर तीन लिखा है फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग भी मैंने लिखा, सेंटेंस भी। तो चलिए देखते हैं। ब्लो ओवर का अर्थ होता है टू पास बाई, मतलब कोई चीज खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, चल जाना। द स्टॉर्म विल सून ब्लो ओवर, तो द स्टॉर्म विल सून ब्लो ओवर मतलब स्टॉर्म का अर्थ होता है बच्चों आंधी। स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों, आंधी। क्या होता है, आंधी। ठीक है, तो स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है, आंधी। तो आंधी जो है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, यानी चला जाएगा। दूसरा है ब्लो अप, ब्लो अप का मीनिंग होता है टू एक्सप्लोड, फिल समथिंग विद एयर और गैस, मतलब किसी चीज को भरना, एयर भरना या गैस भरना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका मीनिंग, कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बैलून्स, कैन यू हेल्प मी ब्लो अप दीज बैलून्स, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इन बैलून में हवा भरने के लिए। ठीक है, हवा भरने के लिए इन बैलून में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ब्लोज डाउन, ब्लोज डाउन का मीनिंग है इफ समथिंग ब्लोज डाउन द विंड मेक्स इट फॉल, मतलब ब्लोज डाउन का अर्थ होता है, ब्लोज डाउन का यह अर्थ होता है कि जब ब्लोज डाउन होता है तो विंड जो है, हवा से जो है कोई चीज नीचे फॉल, गिर जाती है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में, अ बिग ट्री हैड ब्लोन डाउन इन द स्टॉर्म, एक बड़ा पेड़ जो है वह गिर गया, किसमें, स्टॉर्म, आंधी जब आई तो एक बड़ा पेड़ जो है ब्लोन डाउन मतलब गिर गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C.1.3 फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस, फिल करो, भरो, ब्लैंक खाली जगह को सेंटेंस में, ये जो इस वाक्य दिया गया उसमें जो खाली जगह है भरो, गिवन बिलो नीचे दिया हुआ, बिलो मतलब नीचे, विद द सुटेबल मतलब, सुटेबल मतलब सही फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स, यहाँ फ्रेजल वर्ब दिया है उसको हमको सही सही भरना है। तो देखिए पुट आउट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, कॉल आउट टू समवन किसी को बुलाना, सेट आउट टू बिगिन अ जर्नी, सेट आउट का क्या अर्थ होता है, एक नई यात्रा करना, शुरुआत करना, वाइप आउट टू रिमूव, वाइप आउट फ्रेज का वर्ड होता है टू रिमूव मतलब हटा देना, खत्म कर देना, गिव अप मतलब टू लीव मतलब छोड़ देना। तो क्या होगा, ए द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो, सरकार अब रेडी है कि पोलियो को खत्म कर दे, रिमूव कर दे। ही सेट आउट फॉर कलकत्ता, कोलकाता विद हिज फादर, वह जो है सेट आउट मतलब अपना जो जर्नी है, यात्रा जो है वो अब कलकत्ता में अपने पिता के साथ करेगा, रहेगा। कॉल आउट अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर को बुलाओ ताकि वह पेशेंट जो है
उसको रोगी को देख सके, एग्जामिन मतलब उसको देख सके। He had to give up smoking because he had breathing problems. He had to give up मतलब to leave मतलब छोड़ देना, लीव का अर्थ मतलब यहाँ छोड़ना। तो उसे स्मोकिंग, जो वो स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, वो उसे छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि ही हैड उसे ब्रीदिंग सांस लेने में परेशानी है, प्रॉब्लम मतलब दिक्कत है, परेशानी है। ई पुट आउट द लैंटर्न, लैंटर्न मतलब लालटेन, ठीक है, जो भी जलता है, जो भी लैम्प जैसा होता है। पुट आउट मतलब बंद कर दो इस लैंटर्न को। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से फ्रेजल वर्ब होते हैं, उसका जो है मीनिंग होता है। तो चलिए राइमिंग टाइम, राइमिंग टाइम, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं तुक वाले शब्द, मतलब एक जैसे बोलने में, सुनने में मिलते जुलते शब्द को हम क्या कहते हैं बच्चों? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ग्रीन सीन, रेस्ट नेस्ट रेस्ट, ये जो है ग्रीन सीन, देखिए एक जैसा बोलने में है, नेस्ट रेस्ट एक जैसा सुनने में और बोलने में है। दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स यू विल नोटिस एंड विथ सिमिलर साउंड, तो आप दीज पेयर्स, यह जो जोड़े हैं शब्दों के, यू विल नोटिस आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, एंड खत्म होते हैं सिमिलर साउंड, मतलब सिमिलर मतलब एक जैसे साउंड सुनने में, ठीक है। सच पेयर्स ऑफ वर्ड दैट एंड विद सिमिलर साउंड, यह जो जोड़े होते हैं शब्द के जो बोलने सुनने में एक जैसे लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम राइमिंग पेयर या वर्ड्स कहते हैं। Pick out the rhyming pairs from the poem and add one more to each pair. One has been done for you. कह रहा pick out the rhyming pairs, कह रहा पिक करो, छांटो राइमिंग पेयर को, राइमिंग पेयर को छांटो पोयम अपनी कविता में से, एंड एड और जोड़ो, वन मोर एक और अधिक, मोर मतलब एक और अधिक, टू ईच पेयर हर पेयर के साथ आप एक और जोड़ो। जैसे ग्रीन सीन और इसके साथ बीन है, तो देखिए ग्रीन और सीन कविता में दिया हुआ है राइमिंग वर्ड। देखिए यहाँ पर, देखिए ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन और सीन दोनों एक जैसे राइमिंग वर्ड है। तो हमें और छाटना है, तो हम क्या क्या छाट सकते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड राउंड, फाउंड, ठीक है, स्काई, हाई, इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स को छाट सकते हैं हम कविता में से। जैसे और यहाँ पे देखिए आउट, अबाउट, स्काई, हाई, राउंड, फाउंड, ठीक है। सपोज, नोज, सपोज, नोज एक जैसा बोलने में है, तो हम लोग इसको पहले छांट लिया हमने। राउंड, फाउंड ये हमारे पोयम में है, दोनों किसमें बच्चों? पोयम में है। राउंड, फाउंड, ग्राउंड, साउंड, आउट, अबाउट हमारे पोयम में है। आउट, अबाउट, शाउट, लाउड, स्काई, हाई ये हमारे पोयम में दिया हुआ है। स्काई, हाई, फ्राई, क्राई, ड्राई। सपोज, नोज हमारे पोयम में दिया हुआ है। सपोज, नोज, थ्रोज, ग्रोज, ठीक है। ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, साउंड का अर्थ होता है आवाज, शाउट मतलब शोर करना, लाउड मतलब तेज, फ्राई मतलब किसी चीज को तलना, क्राई मतलब रोना, चिल्लाना, ड्राई मतलब सूखा, सपोज मतलब मानना, नोज मतलब जानना, थ्रोज मतलब फेंकना, और ग्रोज मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइमिंग वर्ड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा क्या है, यहां पर है क्वेश्चन है एक, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। डिस्कस मतलब चर्चा कीजिए, फॉलोइंग निम्नलिखित, ग्रुप मतलब एक ग्रुप में या पेयर में, जोड़ा में, या आप एक समूह, ग्रुप मतलब समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो इन प्रश्न का उत्तर जो है, जो डिस्कस करना होता है बच्चों, वो हमें लिखना जरूरी नहीं है, और ये प्रश्न अधिकतर जो है आपके परीक्षा में भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने लिखा है, अगर चंद्रमा आसमान में नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, देखिए। If the moon did not appear in the sky, अगर चंद्रमा did not appear नहीं दिखेगा in the sky आसमान में, नाइट वुड बी डार्कर रात जो होगा
वह डार्कर और गहरा हो जाएगा, मतलब रात जो हो जाएगा वो बहुत अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मून नहीं रहेगा तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। एज द मून प्रोवाइड्स लाइट, क्यों? क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है, वह रोशनी देता है अर्थ पर, धरती पर चंद्रमा की रोशनी होती है ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय में। बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन, वो सूरज से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो है चंद्रमा कहाँ देता है? धरती पर देता है। ठीक है, तो चंद्रमा का भी अपना रिफ्लेक्ट करके, सन से रिफ्लेक्ट करके, सूरज से रिफ्लेक्ट करके रोशनी देता है। इसलिए अगर वो नहीं होगा तो अंधेरा होगा, बहुत ज्यादा अंधेरा होगा और बहुत डार्क होगा। चलिए, अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ये है आपका F, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टैंजास फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रीड। कह रहा है ट्रांसलेट करिए, बनाइए हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी टू योर मदर टंग, आप जिस भाषा में बोलते हैं। एनी वन, कोई भी स्टैंजा। जो स्टैंजा का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। जैसे ये कविता है बच्चों, ये कविता है ना, देखिए, तो ये पहला स्टैंजा हो गया। ठीक है, ये दूसरा स्टैंजा हो गया और ये तीसरा स्टैंजा हो गया। यानी इस पोयम में 3 स्टैंजा दिए, अलग अलग 3 पैराग्राफ, 3 स्टैंजा। तो कह रहा किसी भी स्टैंजा को आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए। तो देखिए, मैंने यहाँ जो पहला स्टैंजा आई वंडर से लेकर रेस्ट तक का ट्रांसलेट किया है। क्या किया है? देखिए, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। ये किसका लाइन है? देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मुझे आश्चर्य है घास हरी क्यों है। ठीक है, दूसरा लाइन है एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा दिखती नहीं है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने सिखाया पक्षियों को घोंसला बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और किसने कहा पेड़ों को आराम करने के लिए। तो यहाँ ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, देखिए, मुझे आश्चर्य है, यहाँ से देखिए आई वंडर से लेकर के टेक रेस्ट तक का जो हिंदी मीनिंग है। क्या है हिंदी मीनिंग? देखिए, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है और क्यों हवा दिखती नहीं है। किसने पक्षियों को सिखाया घोंसला बनाना और पेड़ों को कहा आराम करने को। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बच्चों, फाइंड द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो कह रहा है ढूंढो, फाइंड मतलब खोजो, इन द ग्रिड वर्ड्स रिलेटेड, मतलब ये जो दिया हुआ है ग्रिड, इसमें आपको शब्द को खोजना है जो रिलेटेड है, जो जुड़ा हुआ है किससे? वेदर से, मौसम से। वर्ड्स में अपीयर हॉरिजॉन्टली, जो शब्द है वो आपको हॉरिजॉन्टली दिख सकता है, वर्टिकली दिख सकता है या डायगनली दिख सकता है। हॉरिजॉन्टली का अर्थ कैसा होता है बच्चों? इस तरह से, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हम क्या उसे कहते हैं? वर्टिकली। और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कहेंगे हॉरिजॉन्टली, ऊपर से नीचे तो वर्टिकली। ठीक है, और डायगनली मतलब टेढ़ा। तो देखिए यहाँ पर मैंने घेरा किया है शब्दों को। पहला जो घेरा है वह टेम्परेचर, यहां से टेम्परेचर वर्ड। दूसरा है बच्चों यहाँ पे रेन, फिर है यहाँ पे अम्ब्रेला। ठीक है, SUNNY सन्नी, WIND विंड, CLOUD क्लाउड, FOG फॉग, RAINBOW रेनबो, CLOUD क्लाउड, WEATHER वेदर, LIGSTNING लाइटनिंग, SNOW स्नो। तो यहाँ पे इतने सारे शब्द हैं जो मैंने ढूंढ के इसको इस तरह से किया है। तो इस तरह से आपको लाइन खींच के शब्दों को अलग अलग दिखाना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। चलिए ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग स्लीप को पढ़ेंगे। जब भी चैप्टर क्लास 8 का जब पढ़ेंगे तो स्लीप का हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे।